नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आगामी सीटेट दिसंबर 2024 हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं आपको अपने खुद के बनाए नोट्स के माध्यम से, जिन नोट्स को मैंने बनाया और उन्हीं नोट्स का मैं खुद रिवीज़न किया, पढ़ा और 120 अंक प्राप्त किया, इन्हीं नोट्स को मैं अभी इतिहास कक्षा 6 हमारे अतीत जिसका नाम है जिस पुस्तक का, और इसके हम चैप्टर वाइज थ्योरी कर रहे हैं। तो जिसमें हमने 5 चैप्टर्स के थ्योरी कर लिए और उसमें से हमने 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू, जिसमें कुछ पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और कुछ संभावित प्रश्न जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो डाले हैं। इसी तरीके से चैप्टर 4 का भी आज एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, ठीक है। और जैसे 5 चैप्टर थ्योरी पढ़ लिया, कल छठा चैप्टर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम चौथे चैप्टर पर एमसीक्यू करेंगे, कुछ पीवाईक्यू हैं इसमें और कुछ संभावित प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए करते हैं इसे। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का प्रश्न आपके समक्ष ये रहा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पूर्व किया गया। दोस्तों, ये सारी बातें मेरे नोट्स में लिखी गई हैं, तो यदि आप भी मेरे बनाए खुद के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स लिख करके अवश्य भेजें। तो दोस्तों, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, आप जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और अथर्ववेद को सबसे आधुनिक वेद माना जाता है, सबसे बाद की रचना माना जाता है। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग, 3500 साल पहले। जी हाँ, 3500 साल पहले ही ऋग्वेद की रचना लगभग हुई थी। ये बातें जो है मेरे नोट्स में भी लिखी गई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ ग लिखा भी है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं दोस्तों? सूक्त होता है सु धन उक्त बराबर सूक्त, दीर्घ संधि है यहाँ पर, यानी सु यानी सुंदर, उक्त यानी कहा गया। सुंदर तरीके से जो वचन कहे गए उनको ही हम सूक्त कहते हैं, सुंदर वचन ऐसा कह लीजिए। तो कहते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो दोस्तों, यूँ तो एनसीईआरटी में 1000 से अधिक दिया गया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 1000 से अधिक पूछ सकता है, तो वही आप टिक लगाएंगे कि 1000 से अधिक। लेकिन एग्जैक्ट जो संख्या है ना वो है 1029। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 से अधिक न डाल करके मैंने 1029 एग्जैक्ट डाले हैं, जो आपको बहुत सारे प्रामाणिक किताबों में मिल जाएंगे। तो ऋग्वेद में 1029 सूक्त हैं जो कि ऋषियों के द्वारा कहे गए, और इनको जो है प्रार्थनाएं भी कही जाती है। जो ये ऋग्वेद थे ये पढ़े जाते थे, ठीक है। अब चलिए आगे। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका 1029। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में पूछा भी जा चुका है सीटेट में। तो ये ऋग्वेद में सिंधु और सरस्वती जी नहीं, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, ये सबसे ज़्यादा बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ये याद रखिएगा। और सरस्वती को दोस्तों सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। गंगा और यमुना, जी हाँ ये सही उत्तर है, क्योंकि गंगा और यमुना का जो है उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है पूरे उसमें, व्यास और सिंधु नहीं है, ठीक है। तो यमुना व सरस्वती भी नहीं है, तो इसका उत्तर भी ख है, गंगा व यमुना। चौथा है, आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहते थे। ये मैंने अपने नोट्स में भी ये बात कही थी कि आर्य लोग विष कहते थे, खुर्द कहते थे, अरि कहते थे या दस्यु कहते थे। जी हाँ, आर्य लोगों के जो विरोधी थे, ठीक है, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे और ये अन्य भाषा बोलते थे, ये आर्य के विरोधी थे, इनको दास या दस्यु कहा जाता था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की जाती थी। दोस्तों, ऋग्वेद में नदियों की तुलना जो है केवल घोड़े से नहीं की जाती थी, केवल गाय से भी नहीं की जाती थी, हिरन से तो बिल्कुल नहीं की जाती थी, ये तो रॉन्ग है। घोड़ा एवं गाय, इनसे जो है नदियों की तुलना की जाती थी, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। जी हाँ, सबसे अधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त है दोस्तों, वो जो समर्पित है वो है आपके इंद्र, ये सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र जी के लिए सबसे अधिक 250 सूक्त है, याद रखिएगा। इंद्र के लिए कितने सूक्त है टोटल? 250 सूक्त है, पूछ भी सकता है क्योंकि ये चैप्टर ही वेद के बारे में है, ठीक है। तो 250 सूक्त जो है वो केवल व केवल इंद्र के लिए है ये, और ये एक सर्वाधिक सूक्त है ऋग्वेद में किसी एक देवता के लिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प क्या है? ऋग्वैदिक काल के राजा के पास राजधानी नहीं होती थी। दोस्तों देखिए, ऋग्वैदिक काल के राजा के पास राजधानी नहीं होती थी, ये बात तो सही है। सच में ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। मैंने पढ़ाया था अपने नोट्स में कि महाजनपद काल से जो है राजाओं के पास अपनी राजधानी होने लगी, वो समृद्ध होने लगे, शक्तिशाली होने लगे, भवन होने लगे, कर वसूलने लग गए, सिपाही को निरंतर उसका वेतन देने लगे, ठीक है ना, भाग वसूली करने लगे, 1/6 हिस्सा जो कर का था। तो ये सब चीज़ें कहाँ? महाजनपद काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल के राजा के पास राजधानी नहीं होती थी, बात बिल्कुल सही है। राजा नियमित कर वसूलते थे? जी नहीं, नहीं वसूलते थे। उनके पास अपना भवन नहीं होता था, बात सही है, सच में नहीं होता था। राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी, ये बात भी सही है, नहीं होती थी। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो ये 3 तो सही विकल्प हो गए, तो गलत विकल्प हो गया राजा नियमित कर वसूलते थे, इसका सही उत्तर ख हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं वसूलते थे। हमसे गलत पूछा है ना, देखिए गलत पूछा था। अगला, ऋग्वैदिक काल में जनता को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जनता के लिए मैंने अपने नोट्स में पढ़ाया था इस बात को, उनको दस्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दस्यु कहा जाता था, नहीं, दस्यु उनको कहा जाता था जो आर्य के विरोधी होते थे, तो दस्यु तो नहीं कहा जाता था। जन या विष, जी हाँ, ये कहा जाता था, जहाँ भारत जन या पुरु जन इत्यादि का उल्लेख किया गया ना। वेदक भी नहीं कहा जाता, तो इनमें से कोई नहीं, तो है ही नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में जनता को क्या कहा जाता था? जन या विष। ये प्रश्न सीटेट में 2 बार आ चुका है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। और संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? मैंने इस पॉइंट को भी अपने नोट्स में ऐड किया था, और ये 3 बार सीटेट ने पूछ रखा है। भारत और ईरानी, जी नहीं। द्रविड़ से भी नहीं है। ऑस्ट्रो एशियाटिक तो कतई नहीं हो सकता। भारोपीय, ये सही हो जाएगा। भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है कौन? संस्कृत। इसका उत्तर हो जाएगा घ। अब चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई हैं? दोस्तों चरक ने अपनी पुस्तक में जो है वो 360 हड्डियां बताई। कितनी हड्डियां बताई? 360। और ऐसा माना जाता है, चरक जी ने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी ना, तो इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। तो इन्होंने जो है दांत को, कार्डियक को, अस्थियों को जोड़ करके 360 बताया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। और चरक के बारे में कई बार सीटेट में आया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? दोस्तों केवल देखो इन दोनों प्रश्न में डिफ्रेंशिएट करिए कि सबसे पहला प्रश्न जो आगे आया था अभी पीछे, उसमें था कि सबसे कम बार वर्णन किसका हुआ है? केवल 1 बार, तो वो गंगा और यमुना का केवल 1 बार वर्णन हुआ है। और सबसे अधिक बार वर्णन किसका हुआ है? वो हुआ है सिंधु का, ठीक है। सरस्वती मैंने कहा सबसे पवित्र नदी है। क्या है? सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद में, याद रखिएगा। अगर ऐसा पूछता है ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को। सबसे अधिक बार वर्णन किसका हुआ है? सिंधु का। सबसे 1 बार केवल, यानी कि सबसे कम पूछे या केवल 1 बार वर्णन किसका, तो गंगा यमुना का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ग, सिंधु। अगला प्रश्न कहता है, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग क्या कहलाया? जी हाँ, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग महापाषाण कहलाया था। जी हाँ, महापाषाण का मतलब था महा यानी विशाल, पाषाण यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग। जहाँ मान लीजिए कि कब्र अगर ज़मीन के ऊपर है तो खड़े पत्थर उसका प्रतीक होता था, ठीक है, गोल पत्थर उसका प्रतीक होता था। ये सब कुछ चीज़ें थी महापाषाण में कि भैया यहाँ कब्र है, इसको दिखाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न पूछता है, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो है वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। इनको काट दीजिए और 3000 वर्ष पूर्व को सही कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आएगा और ये आ चुका है। तो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास।
और अब ये समझ लीजिए कि ये चौथे चैप्टर का प्रश्न उत्तर था। तो ऐसा समझिए कि आपने मेरे नोट्स को भी चौथे चैप्टर को थ्योरी में पढ़ लिया। अगर नहीं पढ़े तो यूट्यूब पे जा करके ज़रूर पढ़ें, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक और चैप्टर 4 तक के आज के चैप्टर को मिला करके MCQ प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इससे क्या है कि अब आपने इस चैप्टर को थ्योरी में पढ़ ही लिया था, तो वैसे ही नोट्स में मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। ऊपर से आपने अब यहाँ पर ये तैयारी भी कर ली कि उस चैप्टर से PYQ और साथ में संभावित प्रश्न, तो अब इस चैप्टर में कुछ छूटा ही नहीं। अब पूछ ले कुछ भी CBSE आपसे, ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पे मैसेज करके नोट्स लिख करके मुझे भेजिएगा। और कल फिर मिलते हैं चैप्टर संख्या 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।